हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नवरात्रि पर फिर से नए सिरे से अपन चालू करेंगे, तो आप सभी को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नवरात्रि चालू हो गए हैं और ईद भी है, तो सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की और सभी को ईद की भी मुबारकबाद। आज हम अपना पहला टॉपिक आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट को ही हम पुष्पी पादप कहते हैं, अर्थात वो पादप जिनमें पुष्प आते हैं उन्हीं को हम पुष्पी पादप कहते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं वर्गीकरण के अंदर, शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो यहाँ हम एनसीईआरटी में जो अपना पहला चैप्टर है दोस्तों, वो है आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। दोस्तों, अपन लगातार एनसीईआरटी को क्रमबद्ध तरीके से कंटिन्यू करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे कि आखिर पुष्प होता क्या है। पुष्प सबसे आकर्षक और लैंगिक भाग होते हैं। पुष्पी पादपों में जो पुष्प होते हैं अर्थात फ्लावर हैं, वो सबसे अट्रैक्टिव और लैंगिक भाग होते हैं, जो रूपांतरित प्ररोह या शाखा होते हैं। आपसे पूछा जाए परिभाषा कि पुष्प क्या है, पुष्प एक रूपांतरित अर्थात मॉडिफाइड प्ररोह या शाखा है जो हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन से बनता है। दोस्तों, पुष्प बनता कैसे है? जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, हमने देखा कि जो प्रजनन है, प्रजनन अवस्था जो होती है वो कायिक अवस्था अर्थात वेजिटेटिव अवस्था के बाद आती है। जब पुष्प आना शुरू हो जाते हैं तो इस बात का संकेत होता है कि प्रजनन अवस्था स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो पुष्प हैं दरअसल में वो लैंगिक भाग होते हैं और वो शाखा के अंदर विभेदन होता है। हार्मोन परिवर्तन के कारण कुछ उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होते हैं जिससे वो रूपांतरित होकर पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम महत्व की बात करें तो दोस्तों, महत्व सामान्य मानव के लिए पुष्प का क्या महत्व होगा? एक सामान्य नागरिक, आम जो इंसान है, वो पुष्प को एक सौंदर्यात्मक, आभूषणात्मक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वस्तु के रूप में उसका उपयोग प्रेम, अनुराग, विषाद, प्रसन्नता, शोक आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है। दोस्तों, जब हम किसी को मान लीजिए बर्थडे विश करना है या किसी की एनिवर्सरी पे जाते हैं तो पुष्प का एक गुच्छा ले जाते हैं या पुष्प उसको अपन भेंट में देते हैं। यदि मान लो हम किसी शोक में जा रहे हैं तो भी हम पुष्प ले जाते हैं। यदि हम किसी धार्मिक अवसर पर हैं या किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में हैं तो भी हम वहाँ पुष्पों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक सामान्य मानव के लिए पुष्प एक सौंदर्यात्मक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रेम, अनुराग, विषाद, प्रसन्नता और शोक को अभिव्यक्त करने की एक सामग्री मात्र है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए, क्योंकि हमसे जो सवाल किया जाएगा दोस्तों, वो एक सामान्य मानव की दृष्टि से नहीं होगा। हम लोग हैं जीव वैज्ञानिक। कौन है हम? जीव वैज्ञानिक। तो एक जीव वैज्ञानिक की दृष्टि से एनसीईआरटी आपसे कहेगा कि भाई एक जीव वैज्ञानिक की दृष्टि से पुष्प का क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, एक जीव वैज्ञानिक की दृष्टि में एनसीईआरटी कहता है कि आवृतबीजी पादपों में जो पुष्प है वो उसके प्रजनन स्थल हैं। क्या है दोस्तों? वो उसके प्रजनन स्थल है या जनन स्थल है, जहाँ पर यानी रिप्रोडक्शन होता है। युग्मक निर्माण होगा। अब दोस्तों, युग्मक निर्माण कहाँ हो रहा है? पुष्प के अंदर हो रहा है। निषेचन होता है,
फल एवं बीज का निर्माण होता है जो भावी पीढ़ी के लिए संतति का परिवर्धन करता है। दोस्तों, जीव वैज्ञानिक की दृष्टि से पुष्प आवृतबीजी पादपों में जनन स्थल होते हैं, जहाँ पर युग्मक निर्माण होगा, जहाँ पर निषेचन होगा और उसके बाद फल एवं बीज का निर्माण होगा, और वही बीज आगे चलकर भावी पीढ़ी के लिए एक संतति का परिवर्धन करेगा। और यहीं पर हम कहते हैं कि जो प्रजनन है उस क्रिया का महत्व यानी प्रकट होता है। प्रजनन का महत्व ये है कि कोई भी पीढ़ी जो है, कोई भी संतति अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है, अर्थात उसकी पीढ़ी पृथ्वी पर बनी रहती है, तो वो नई संततियों का निर्माण करता है। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहते हैं। यहाँ तक हमारा प्रारंभिक जो इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी में पहला पेज, उस पे यहाँ पर आपको सवाल जो मिलेगा, पहला सवाल ये बनेगा कि आवर्तबीजी पादपों के जनन स्थल क्या होते हैं? तो दोस्तों पुष्प होता है। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, शाखा है, जो हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन से बनता है। पुष्प के महत्व की बात करें तो सामान्य व्यक्ति के लिए सौंदर्यात्मक, आभूषणात्मक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व होता है दोस्तों, जिसको वो प्रेम, अनुराग, विषाद या शोक के लिए अभिव्यक्त करने को प्रकट करता है। जबकि एक जीव वैज्ञानिक की दृष्टि से आवर्तबीजी पादपों में पुष्प जो हैं उसके प्रजनन स्थल होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्थल होते हैं, जहाँ पर युग्मक निर्माण होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन फल यानी फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होगा, और फिर वो आगे चलकर नई संतति अर्थात फीटल का निर्माण करेंगे। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब देखते हैं हम लैंगिक जनन क्या होता है। डेफिनेशन क्या है लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? तो दोस्तों, ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, निषेचन होता है, देन बनने वाली संततियों में जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर के कारण भिन्नताएं आती हैं। यूँ कह सकते हैं कि संततियां जो बनेगी वो जनकों से डिफरेंट होगी दोस्तों, भिन्न होगी। अर्थात ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो युग्मक बनते हैं वहाँ पर युग्मक अगुणित होते हैं, जीन विनिमय होता है, और फिर दोनों युग्मक फर्टिलाइजेशन के बाद एक संतति का निर्माण करते हैं, और उस संतति में चूंकि जीन विनिमय हो चुका है, इसके कारण जो जनक होंगे उनसे भिन्नताएं आएंगी अर्थात वेरिएशन आएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान जो बनी संततियां हैं वो जनकों से भिन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संततियां बनती हैं वो जनकों के समान होती हैं, जेनेटिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। इसीलिए उनको हम क्लोन कहते हैं। लेकिन यहाँ हम क्लोन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विभिन्नताएं आती हैं, अर्थात जनकों से जेनेटिकली रूप से थोड़े भिन्न होते हैं। अब देखते हैं लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। 3 प्रमुख घटनाएं हैं दोस्तों, निषेचन से पूर्व, निषेचन के समय और निषेचन के पश्चात घटनाएं। अर्थात फर्टिलाइजेशन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं हैं, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन सी घटनाएं लैंगिक जनन में होती हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो निषेचन से पूर्व घटनाएं, सबसे पहली है युग्मक निर्माण अर्थात गैमेट फॉर्मेशन। इसको हम युग्मक जनन भी कहते हैं दोस्तों, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस
अर्थात फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो यहाँ पर दोस्तों मियोसिस होगा, मियोसिस से गैमेट्स बनेंगे, गुणसूत्रों की संख्या आदि होगी और जीन विनिमय होगा अर्थात क्रॉसिंग ओवर होगा। देन उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण अर्थात युग्मक निषेचन क्रिया को संभव बनाने के लिए ट्रांसफ़र होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो युग्मक स्थानांतरण की क्रिया जो है पुष्पी पादपों में अर्थात जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर हम देखेंगे, ये क्रिया को हम कहते हैं परागण। क्या कहेंगे? परागण। अर्थात जो पॉलन है वो किस माध्यम से किस प्रकार निषेचन के लिए आते हैं, उस प्रक्रिया को हम परागण कहेंगे, पॉलिनेशन। फिर हम देखेंगे निषेचन के समय क्या होगा। जब निषेचन की घटना होती है तो दोस्तों जाइगोट बनता है अर्थात युग्मनज का निर्माण। जाइगोट फॉर्मेशन, युग्मनज का निर्माण होता है और वापस से जो गैमेट्स हैं वो संलयन करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और फिर से जो है द्विगुणित युग्मनज जो है वो आगे चलकर नई संतति का निर्माण करता है। तो उससे पहले क्या होगा? विभाजन होता है जिसे हम विदलन कहते हैं। विदलन अर्थात क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद भ्रूण का परिवर्धन होगा जिसको हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस अर्थात भ्रूण का उद्भव, भ्रूणोद्भव। तो इस प्रकार लैंगिक जनन में प्रमुख रूप से 3 घटनाएं हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, लैंगिक जनन वो है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें युग्मक निर्माण होगा, निषेचन होगा। देन निषेचन के बाद जीन विनिमय होने से संततियों में भिन्नताएं आती हैं, तो संततियां जनकों से भिन्न बनेंगी। लैंगिक जनन में प्रमुख रूप से 3 घटनाएं होती हैं, प्रोसेस होते हैं। निषेचन से पूर्व घटनाएं जिसमें युग्मनज निर्माण होगा, युग्मक निर्माण होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होगा, फिर उसके बाद निषेचन होगा। निषेचन के समय जाइगोट बनेगा दोस्तों। निषेचन के पश्चात विदलन होता है और एक भ्रूण का परिवर्धन होता है और इस प्रकार भ्रूण परिवर्धन से एक नई संतति का निर्माण होता है जो अपने जनकों से भिन्न होती है। हाँ तो दोस्तों अब अपन देखते हैं निषेचन से पूर्व कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। पुष्प क्या होता है, पुष्प में कौन कौन से चक्र होते हैं और कहाँ कहाँ पर वो व्यवस्थित होते हैं, पहले पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे हम। देन उसके बाद हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और किस प्रकार एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो आप कॉमन सी चीज़ है पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अपन को रिवाइज करने की ज़रूरत है कि निषेचन से पूर्व स्ट्रक्चर क्या होती हैं, संरचनाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर आपको साफ पूरा दिखाया है कि एक जो पुष्प होता है जो कि 3 यानी उसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं 2 चक्र होते हैं, मुख्य रूप से 2 साइकिल हैं स्टडी के बेस पर अपन देखें तो, जिसमें अपन अनिवार्य चक्र यानी कंपलसरी साइकिल और हेल्पिंग साइकिल अर्थात सहायक चक्र। तो कंपलसरी जो साइकिल है उसमें अगेन 2 पार्ट होते हैं और जो हेल्पिंग साइकिल है उसमें 2 पार्ट होते हैं। अनिवार्य चक्र इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, ये ही जनन भाग होते हैं अर्थात ये प्रजनन में सहायक होते हैं, अर्थात जनन में जो सहायक होंगे वो अनिवार्य चक्र होंगे, जबकि सहायक चक्र जो हैं वो सहायता करेंगे यानी हेल्प करेंगे, सहायक होते हैं। अनिवार्य चक्र में आप देखेंगे सबसे अंदर वाला चक्र, अगर अपन बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर से सबसे पहला चक्र है वो जायांग है दोस्तों, गाइनोसियम, उसके बाद एंड्रोसियम, देन उसके बाद जो है सहायक चक्र आता है जिसमें कोरोला अर्थात दलपुंज, और सबसे लास्ट में जो बाहर का जो चक्र होता है वो होता है दोस्तों कैलिक्स अर्थात बाह्यदल पुंज।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चक्र, ये पूरा एक चक्र है, जबकि प्रत्येक सदस्य को हमने यहाँ अलग से बताया है किस नाम से डिनोट करेंगे। फिर उसका तकनीकी नाम भी हमारे यहाँ सवाल पूछे जाते हैं एनसीईआरटी कि तकनीकी भाषा में बताइए कि स्त्री केसर या ओव्यूल को, अंडक को क्या कहते हैं, तो गुरु बीजाणु पर्ण। तो ये सब हमें यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप इसको ड्रॉ कर लें, पोज करके वीडियो को बार बार देखें और इसको पूरा यूं का यूं अपनी नोटबुक में उतारें। तो यहाँ पर आप देखिए जो पहला चक्र है, ऊपर से अपन चलें तो गाइनोसियम अर्थात जायांग पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे अपन इनकी एक एक करके फिर से दोबारा डिटेल लेंगे, अभी एक बार ओवरऑल व्यू पूरा देख लेते हैं। तो गाइनोसियम जो है उसके एक सदस्य को क्या कहेंगे? अंडक या स्त्री केसर, और इसे तकनीकी नाम क्या देंगे दोस्तों? गुरु बीजाणु पर्ण, अर्थात वो पर्ण जिस पर गुरु बीजाणु धानियां लगी होती हैं, अर्थात उस पर गुरु बीजाणु लगेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि ये रूपांतरित प्ररोह क्यों है, रूपांतरित शाखा क्यों है पुष्प? क्योंकि ये मॉडिफाइड हो गया है। किस लिए मॉडिफाइड हो गया है? ये गुरु बीजाणुओं को धारण कर रहा है, अर्थात इस पर बीजाणु लगे हुए हैं। तो ये ऐसी पर्ण है जो किसी खास कार्य के लिए मॉडिफाइड हो गई हैं। तो पर्ण तो कहेंगे इनको, लेकिन कौन सी कहेंगे? गुरु बीजाणु पर्ण, क्योंकि इस पे गुरु बीजाणु अर्थात जो अंडक है यानी स्त्री केसर है वो है ये, और इन पर जो है ओव्यूल लगेंगे। ओके, दूसरा हम देख रहे हैं पुमंग। पुमंग का एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है दोस्तों, और इसे हम तकनीकी भाषा में क्या कहेंगे? लघु बीजाणु पर्ण। ओके, फिर सहायक चक्र जो है उसमें आप देख रहे हैं दलपुंज। दलपुंज का एक सदस्य जो है वो दल कहलाएगा दोस्तों, इसका तकनीकी नाम है पंखुड़ी कहते हैं इसको हम। बाह्यदल पुंज ग्रीन होते हैं दोस्तों, हरे होते हैं, ये हरा रंग होता है, जबकि दल पुंज जो है रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ये आप सभी जानते हैं, जैसे सरसों में हम देखते हैं येलो कलर के होंगे, ठीक है, गुलाब में गुलाबी रंग के होंगे। तो ये कीटों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। जबकि बाह्यदल पुंज जो हैं वो सबसे बाहर की तरफ होते हैं, जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, और ये कलिका अवस्था में पुष्प के सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनको एक प्रकार से सहायता करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुष्प की एलस काट यानी अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल काट है, जो कि अपने यहाँ प्रैक्टिकल में भी आती है दोस्तों। तो ये अपन को याद होना चाहिए कि एलस काट में हमें क्या क्या दिखाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे बाहर का पूरे पुष्प में ये देख रहे हैं आप, पुष्प वृंत है जिससे पुष्प लगा होता है, एक डंठल है जिस पर सारे चक्र लगे होते हैं, वो पुष्पासन अर्थात थैलेमस होता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बाहर का जो चक्र है आप देख रहे हैं ये बाह्यदल पुंज है जिसमें एक सदस्य बाह्यदल होता है। ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट चक्र, ये कलरफुल होता है जिसमें पंखुड़ी एक सदस्य है, और पूरे चक्र को हम क्या कहेंगे? दलपुंज। यहाँ आप देख रहे हैं ये पुंकेसर है, और पुंकेसर के अंदर दो भाग दिखाई देते हैं आपको। एक तंतु होता है जिसको पुतंतु कहते हैं, ऊपर वाला भाग परागकोश होता है। ये सबसे अंदर वाला जो चक्र है जिसके एक सदस्य को अंडक या कार्पल कहेंगे, इसमें आप देख रहे हैं तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है दोस्तों। इसके नीचे एक लंबी डंडी दिख रही है, ये कहलाती है वर्तिका, और वर्तिका का सबसे नीचे फूला हुआ भाग, इम्पोर्टेंट भाग, वो अंडाशय अर्थात ओवरी कहलाता है। और ओवरी में आप देख रहे हैं प्लेसेंटेशन से जुड़े हुए क्या हैं? बीजांड हैं, ओव्यूल्स हैं, जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाएंगे, और जो अंडाशय है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाता है। तो दोस्तों ये पूरा अपना जो है क्लियर हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं सबसे पहला पार्ट अगर अपन लें, क्योंकि ये तो जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग जो साइकिल हैं ये फर्टिलाइजेशन में ओनली हेल्प करते हैं, तो यहाँ अपन इनकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अपन डिटेल जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों आगे इन दोनों चक्रों की, जो कि कंपलसरी चक्र हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला अपन लेते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर
अपना पुमंग वाला भाग है जिसमें एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। तो उसकी स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं अपन, ये देखिए 2 पार्ट होते हैं इसमें। एक जो है वो पुतंतु है जो एक डंठल के समान होता है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसका नीचे वाला जो भाग है ये समीपस्थ सिरा कहलाता है जो जुड़ा होता है ओवरी के बेस से। और ऊपर वाला जो सिरा है जिसको दूरस्थ सिरा कहते हैं, यहाँ पर एक लोब जो है वो जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं परागकोश। ये फर्टाइल पार्ट होता है दोस्तों। हाँ तो देखो दोस्तों, अपन पुंकेसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पुंकेसर जो है उसमें आप देख रहे हैं 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पुतंतु जो डंठल नुमा होता है और एक होता है परागकोश। पुतंतु जो होता है वो नॉन फर्टाइल पार्ट होता है दोस्तों। और इसका ये वाला जो सिरा दिख रहा है ये समीपस्थ सिरा कहलाता है। याद रखना ये समीपस्थ सिरा है जो ओवरी के आधार से यहाँ से इसको जोड़े रखता है, ठीक है। जबकि जो दूरस्थ सिरा होता है ये परागकोश को अर्थात दोनों पालियों को जोड़े रखता है और दोनों पालियाँ आपस में एक योजी अर्थात कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती हैं। अभी हमने बताया था कि सभी एंजियोस्पर्म प्लांट में कॉमनली जो प्रारूपिक आवर्तबीजी पादप हैं उनमें 2 पाली वाले पुंकेसर होते हैं। आपको यहाँ नज़र आ रही है, एक पाली ये है दोस्तों और एक पाली ये है। तो 2 पालियों के पुंकेसर होते हैं। जबकि मालवेसी फैमिली में, याद रखना दोस्तों, मालवेसी फैमिली में केवल 1 पाली वाले पुंकेसर होते हैं, जैसे गुड़हल है, कपास है, भिंडी है। ओके, याद रखना है। फिर यहाँ से अगर अपन इसका क्रॉस सेक्शन देखें, देखो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन अगर अपन बनाएंगे तो ये पूछा गया है, इस बार भी जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि परागकोश की टीएस का सेक्शन बनाइए। तो ये परागकोश की अनुप्रस्थ काट का अपन ने सेक्शन बनाया यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ से प्रत्येक पाली में, ये एक पाली है, ये देखिए ये दूसरी पाली है लोब। तो प्रत्येक लोब के अंदर अपन देखेंगे अंदर तो आपको 2 चैम्बर नज़र आएंगे दोस्तों। कितने चैम्बर नज़र आ रहे हैं? 2 चैम्बर। प्रत्येक चैम्बर को हम लघु बीजाणुधानी अर्थात इसको पोलन सेक्स भी कहते हैं, POLAN पोलन सेक्स, अर्थात ये पराग पुटक या धानी, इसको पराग धानी भी कहते हैं। तो एक पाली में दोस्तों 2 पराग धानियाँ हैं, 2 लघु बीजाणु धानियाँ हैं जिनमें लघु बीजाणु बनते हैं। ये लघु बीजाणु दिख रहे हैं और इन्हीं को आगे चलकर हम पराग कण कहेंगे। दूसरी पाली में भी आपको 2 दिख रही हैं, ये आपस में एक पट्ट द्वारा सेपरेट रहती है। जैसे ही मैच्योर्ड होती हैं, परिपक्व, तो ये यहाँ से अलग हो जाएगी। अब अगर अपन बाहर से देखें तो टोटली ये आपको टेट्राहेड्रल दिखाई दे रही है, चतुष्क अर्थात चतुष्फल की आकृति में ये आपको नज़र आएगी काट के अंदर सेक्शन में, जहाँ पर आपको 4 लघु बीजाणु धानियाँ अर्थात माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रही है और जिसमें माइक्रोस्पोर अर्थात लघु बीजाणु बनेंगे। इस प्रकार हम एक पुंकेसर के अंदर देख रहे हैं कि 2 पालियाँ हैं और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियाँ हैं। अर्थात आपसे सवाल पूछा जाए कि एक आवर्तबीजी द्विपाली परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होंगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आज की वीडियो में अपन ने पूरा देखा कि पुष्प क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, प्रत्येक पार्ट को अपन ने देखा। यहाँ पर 4 चक्र मौजूद हैं जिसमें 2 अनिवार्य चक्र हैं और 2 सहायक चक्र हैं। प्रत्येक चक्र को हमने किस नाम से, तकनीकी नाम भी उसका हमारे इसमें जो है पूछा जाता है। अंडप या स्त्री केसर को तकनीकी नाम देते हैं हम गुरु बीजाणुपर्ण, पुंकेसर को हम देते हैं लघु बीजाणुपर्ण, एक दल को हम कहते हैं पंखुड़ी। और इस प्रकार हम आगे की जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट अर्थात अंडप जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। अब हम कंटिन्यू पूरे जो है इस सेशन के अंदर जो CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगी, RBSE के लिए भी, और नीट के जो स्टूडेंट NCERT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। और
आगे हम क्वेश्चंस भी इस पर डालेंगे, तो वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।